हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा फिजिक्स का चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज 7 प्रकार के सर्किट में से हम तीसरा सर्किट, जिसमें मैन ऐसी माने अल्टरनेटिंग करंट में यदि कोई इंडक्टर कनेक्ट किया हुआ है तब उसमें हम करंट की वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, ये इसको निकालेंगे। तो टॉपिक क्या है? विच टॉपिक? AC circuit containing only inductance. AC circuits containing only inductor. ओके, तो अभी बिल्कुल शांत रहना है, आवाज नहीं निकालना है। और अब आप ये वीडियो को निकाल चालू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब। माय नेम इज राजकुमार तिवारी, है ना? ठीक, हाँ, गुड। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने लगाया है, ये किसी AC सोर्स के साथ एक इंडक्टर कॉइल, जो भी बोल सकते हो आप, ये एक इंडक्टर लगा दिया है, डायग्राम को मैंने बनाया है। तो ये इंडक्टर है, ये किसी AC सोर्स के साथ कनेक्ट है। हमारे इसके जो बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, या बोल सकते हैं इंड्यूस्ड EMF, उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। हमको निकालना है। जब जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कोई AC सोर्स से, AC सर्किट से जोड़ेंगे, तो ये करंट आई किसमें से होकर फ्लो होने लगी? इंडक्टर्स में। ओके, और हम इंडक्टर को या कॉइल को शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडक्टर की प्रॉपर्टी यह होती है कि जब भी इसमें हम करंट चेंज होता है, करंट वेरी होता है, वेरिएबल होता है। यदि हम पहले बता चुके, यदि करंट नियत रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि करंट चेंज होता है तो यह उसका क्या करता है? अपोजिशंस करता है। इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है? जब इसमें हम क्या करते हैं, करंट चेंज करते हैं, करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा करते हैं, तो ये क्या करता है? अपोजिशंस प्रोड्यूस करता है। और अपोजिशन करने के लिए यह एक EMF माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करता है। अपोजिशंस करने के लिए क्या प्रोड्यूस करता है? ये EMF प्रोड्यूस करता है। ठीक, और दूसरी हम इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि यह EMF प्रोड्यूस करता तो है ही, है ना? इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है? यह EMF माने कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करता ही है। इसका जो फॉर्मूला हमने लिखे थे, ये E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्या होता है? E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। व्हाट इज दी? बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और एल या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और एल क्या है? इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या होती है, फार्मूला क्या होती है? यही होता है। एंड इट इज क्लियर दैट कि करंट के जब चेंज होगा तब यह EMF प्रोड्यूस होगा। जैसे जैसे करंट क्या होगी, चेंज होती जाएगी, इसमें EMF प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये हम आगे अपन देखेंगे कि इंड्यूस करंट माने कि प्रेरित धारा, है ना? इंड्यूस करंट माने जब प्रेरित धारा बढ़ रहा हो या कम करने की कोशिश करता है, जैसे कि हमने देखा था कि लेंज के नियम में वह उस कारण का विरोध करता है जिसमें स्वयं की उत्पत्ति हुई थी। और हमने इंडक्शन में भी देखा था, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन में, जब करंट की वैल्यू को क्या हम कर रहे थे? जीरो से बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम कर रहे थे। क्या बोला मैंने? जब करंट की वैल्यू को हम क्या कर रहे थे? जीरो से बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम कर रहे थे, तो मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट प्रोड्यूस होता है, इसको हम इंड्यूस करते हैं ताकि मेन करंट की वैल्यू को न बढ़ने दें। जब करंट की वैल्यू को हम क्या कर रहे थे? अधिकतम से मैक्सिमम से हम क्या कर रहे थे? जीरो ला रहे थे, तो मेन करंट के डायरेक्शन में ही इंड्यूस करंट फ्लो करता है, करंट की वैल्यू को कम नहीं होने देता। दोनों ही कंडीशन में उस कारण का विरोध कर रहा था जिससे स्वयं। तो कहने का मतलब है यही इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसका हम डेरिवेशन देखेंगे, क्योंकि एल के बारे में हम काफी हद तक नॉलेज कर चुके हैं। यहाँ पर यदि हम एक ले लें, तो यहाँ से एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगी, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक चेंज होगा और इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, जिसका फॉर्मूला सेकंड लॉ ऑफ फैराडे से दिए थे। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे ने क्या करा था? इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो d5 बाई dt था, तो फाई की वैल्यू हमने Li पुट किया। फाई की वैल्यू कितनी थी? Li, तो पुट करने के बाद हमको एक कंडीशंस मिला था।
ओके। अब यदि हम रेजिस्टेंस, है ना, यदि हम क्या करें, रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल करते हैं, आपने इसको लिख लिया। ओके, यहाँ तक लिख लीजिए। दो डायग्राम में 3 या 4 डायग्राम बनाया मैंने, उस डायग्राम को आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिए। लिखने के बाद हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिटेल्स देखेंगे। ओके। Inductor connected to a source of alternating current is given by E equal to E naught sin omega t. We assume that the inductor has negligible resistance. हमें मानते हैं कि इसमें यह प्योरली माने शुद्ध प्रेरकत्व है, या फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे शुद्ध धारिता है। तो क्या करेंगे इसमें, यदि ये प्योर इंडक्टर है, यदि करंट को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, तो ये क्या करेगा, प्योर इंडक्टर ऐसे कहते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू दैट इंडक्टर, बैक कलेक्टिव मोटिव फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस आई और डी आई बाई डी टी, सेटअप पीछे द पोज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ई इक्वल टू कितना होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो कहने का मतलब है नेट इंस्टेंटियस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे ही इसमें हम करंट फ्लो करते हैं या फिर जोड़ते हैं, इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जिसको ई को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या तात्क्षणिक धारा, दैट ई नॉट इक्वल टू ओमेगा टी, क्या है आपका, फेज। ओके, ओमेगा टी इक्वल टू फेज। तो हंसी आ रहा है, तुम लोग मजाक सोचते हो, बताते रहते हैं। ओके, थोड़ा सा चमक रहा था तो बंद करने गए हम। ठीक, कैपेसिटर और कंडक्टर इंडक्टर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट होगी। ये क्या करेगा, लैग करेगा, है ना। तो कहने का मतलब होता है परिपथ में तात्क्षणिक वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना हो जाएगा, यदि हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेते हैं। तो V माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, दिस आर इक्वल टू 0। अब हम थोड़ा सा डेरिवेशंस करेंगे, है ना। डेरिवेशंस को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या बायो वाले खासकर। V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, या E कर सकते हैं, या E माइनस एल, मैंने बताया ना, E माइनस E, दिस आर इक्वल टू 0 यदि प्योर इंडक्टर है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, E अपॉन एल डी टी इक्वल टू डी आई। ई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन कितना हो जाएगा, एल, और यहाँ रख दिए डी टी। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। करंट की वैल्यू डी आई को आई बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में, आई के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा आई। हमारा मेन मकसद था आई निकालना करंट की वैल्यू को। ये ई नॉट अपॉन एल कॉमन ले लेते हैं, ये होगा साइन ओमेगा टी डी टी। यहाँ तक क्लियर हुआ। हम क्या किए, ई की वैल्यू को पुट कर दिए, ई नॉट साइन ओमेगा टी, डी आई को आई से चेंज करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, और ई नॉट बाई एल को कॉमन निकाल लिए, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये हो गया 0 टी। हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, ये। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम आपको निकलेगा कब, माइनस बाहर निकालो, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी।
इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे हम, साइन कन्वर्ट के साथ माइनस ई नॉट ओमेगा एल है ना साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा। तो इसको निगेटिव को पॉजिटिव करेंगे हम, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक, अब हम इसको पुट कर सकते हैं ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इक्वल टू आई नॉट। ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, वोल्टेज है, तो ये क्या होगा पीक वैल्यू ऑफ करंट, और हमारा ये क्या निकल के आएगा इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक मान धारा का आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक, अब देखो इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से नहीं सेकेंड। ओके, एंड क्लियर दैट अब हम निकाल सकते हैं इसमें फेस ईएमएफ है ना, फेस ईएमएफ निकाल सकते हैं आप, फेस रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड ई है ना। अब आप लोग देख रहे हैं, इसे समझ में आया होगा। हमने क्या किया है, सबसे पहले इसमें हम किसी इंडक्टर को किसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ लगाए हैं। ये करंट की वैल्यू है एनी स्टैंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या कर रहा है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक चेंज हो रहा है। तो हमने सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे लगाया, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब हम करंट को रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लिए तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी हुई, ई माइनस ई इक्वल टू 0 हो गया बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम क्या किए, दोनों ई की वैल्यू को पुट कर दिए हैं है ना। ई की वैल्यू कितना है माइनस एल डी आई बाई टी। पुट करने के बाद हम क्या किए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने के बाद हमको ये वैल्यूज मिले। ओके, अब हम कंपेयरिंग करेंगे। हम कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, वी फाइंड दैट द फेस एंगल ऑफ करंट आई। हम क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा, सेकंड इक्वेशन जो भी निकला है उससे हम कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने से हम क्या फाइंड करेंगे, वी फाइंड दैट द फेस एंगल ऑफ करंट आई इज पाई बाय 2 रेडियन लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। माने कि ये क्या है, पश्चिगामी है ना, पश्चिगामी धारा वोल्टेज से 90 डिग्री से पश्चिगामी है। दस इन इंडक्टिव ऐसी सर्किट द वोल्टेज इज अहेड, माने आगे आप करंट इन फेज बाय 90 डिग्री। दस इन इंडक्टिव AC circuit the voltage is ahead of the current in phase of 90 degree. This means that the voltage E attains its maximum phase and maximum values E naught a quarter of cycle time T by 4 earlier than the current I on the current flows attains the positive या peak value I naught a quarter of cycle later than the voltage। कहने का मतलब धारा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होगी, पश्चिगामी होगी। ओके, ये हमारा निकल गया। इसका मैंने डायग्राम बनाया है। ये हम क्या करते हैं, ये ओरिजिन से ये एक निकालते हैं, ये आपका वोल्टेज की पीक वैल्यू है। अब यहाँ से जो एरो दिख रहा है इसका हेड और टेल, तो हेड से हम क्या वाई एक्स से परपेंडिकुलर डाउन करते हैं। ये निकलता है हमको ई नॉट साइन ओमेगा टी, अभी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको बोलते हैं तात्क्षणिक मान। अब हम क्या 90 डिग्री है, पश्चिगामी है धारा, तो धारा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फिर से वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका हेड क्या करेगा पीक वैल्यू, उसका भी हेड क्या होगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ करंट, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाउन करेंगे नेगेटिव आई एक्सेस पर। तो हमको आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या करेगा, धारा का तात्क्षणिक मान। अब ये अग्रगामी है। अब देखिए वोल्टेज जो है अपनी जगह में है ना, तो 90 डिग्री क्या होता है, ये पश्चिगामी है। ये इसका हमने सर्किट डायग्राम और फेजर डायग्राम और फेज डायग्राम हमने देखा। ओके, अब देखिए जो हमने कांस्टेंट लिया था, आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ए नॉट अपॉन ओमेगा एल इक्वल टू आई नॉट। ठीक, तो ए नॉट को वैसे ही रखे, आई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा एल। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए आर इक्वल टू वी बाई आई। ठीक, तो ई नॉट है आई नॉट है,
तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, XL से, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या लिखेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस वेयर ओमेगा L, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, L इज द इंडक्टिव, है ना, इंडक्टेंस। यदि हम मालूम है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 बाई टी, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। यहाँ यदि हम पुट कर देते हैं तो एक्सएल इज इक्वल टू कितना, 2 पाई न्यू एल। तो इसमें कंडीशन क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक्सएल इज डायरेक्टिव रिएक्शन टू न्यू। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा। एक्सएल इज डायरेक्टिव रिएक्शन टू इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। ओके, अब आगे हम यदि देखते हैं कि न्यू, ओके, यदि ओमेगा न्यू रख दी तो हमको कंडीशन है कि प्रेरक प्रतिघात आवृत्ति और सापेक्ष दोनों की क्या होती है, इंडक्टिव, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टेंस, है ना, रिएक्टिव या सेल्फ इंडक्शन जो भी बोल सकते हो। जैसे जैसे हम अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उससे से इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ता है। मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी क्योंकि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, तो जैसे जैसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति बढ़ती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसी अल्टरनेटिंग करंट की इंक्रीज होगी तो क्या हुआ, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी उसी रेशियो में क्या करेगा, बढ़ता जाएगा, है ना। यदि हम क्या करें, एंगुलर वेलोसिटी को 0 कर दें तो न्यू 0 होगा, एक्सएल 0 होगा। तो डीसी के लिए क्या करता है, इंडक्टिव रिएक्शन 0 होता है। इस प्रकार इंडक्टेंस डीसी के मार्ग में कोई प्रतिरोध आवेशित नहीं करता, किंतु क्या करता है, मैंने डीसी को क्या कर देगा, रोकेगा नहीं, एसी को क्या करेगा, रोक देगा। कहने का मतलब होता है इफ ओमेगा इक्वल टू 0 तो न्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक्सएल इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने डीसी को रोके, कोई डीसी को जाने देगा और एसी को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। इस प्रकार यदि किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ यदि कुंडली लगी हुई है तो दिष्ट धारा के मार्ग में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न करता, क्योंकि उसके लिए प्रेरक प्रतिघात का मान 0 होता है, परंतु एसी के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। ओके, तो आज की हमारी छोटी सी वीडियो थी, कौन सी वीडियो का नाम था, है ना, वीडियो का नाम ये था कि जब कोई कंडक्टर किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट हुआ हो, जब कोई कंडक्टर किसी एसी सोर्स, इंडक्टर किसी सोर्स से कनेक्ट होता है तो जैसे ही हम यहाँ से इसको फ्लो करते हैं तो करंट होके होता है, जैसे ही करंट की वैल्यू चेंज होती है तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -di/dt, है ना। यदि इस रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं तो टोटल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कि E माइनस E इक्वल टू 0। E की वैल्यू हम पुट करते हैं, पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, E इक्वल टू डी E की वैल्यू E0 sin ओमेगा t, उसको कॉमन निकालते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी आई को आई में चेंज करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के बाद हमको एक कंडीशन आई जहां हमने इसको कांस्टेंट लेकर इक्वेशन नंबर सेकंड फाइंड किया। तो इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट के हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें मिलता है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ यदि कोई कॉइल या इंडक्टिव कनेक्ट है तो इसमें धारा वोल्टेज 90 डिग्री क्या होती है, पश्चगामी होती है ना। उसके बाद हमने कांस्टेंट को लिया, कांस्टेंट के लेने के बाद ओमेगा कितना है, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई न्यू पुट किए। तो एक्सएल जो था प्रेरण प्रतिघात किस पर निर्भर करता था, आवृत्ति और इंडक्टेंस पर। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है तो उसका प्रेरण प्रतिघात भी बढ़ता है। यदि आवृत्ति को क्या हम कर दे, शून्य कर दे तो प्रेरण प्रतिघात शून्य होगा। इसका क्या होगा, या डीसी को जाने देगा बट एसी को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो किसके ऊपर था, इंडक्टेंस के ऊपर था। ठीक है, तो इसको आप लिख भी सकते हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस कंपेयरिंग इक्वेशन जो किए थे आज जो हम, है ना, तो उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस मिला था। इंडक्टिव रिएक्टेंस मिलने के बाद हम क्या देखे थे, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू था, मैंने प्रेरक प्रतिघात आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती था। दस इंडक्टर अलाउ DC flows through it easily but oppose the law flow of AC, है ना।
तो ये सब था आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि यदि कोई कैपेसिटर संधारित्र किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट होता है तो उसके लिए हम प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति को कैसे निकालेंगे, और उसे हम देखेंगे कि वोल्टेज से धारा वोल्टेज 90 डिग्री या कितने डिग्री अग्रगामी या पश्चिमगामी है, और उसका फेजर डायग्राम भी बनाकर देखेंगे। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।